यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो KGS है इसके यहाँ पर टेस्ट नंबर 17 है, ठीक है। 17 नंबर देखेंगे यहाँ से। ये देखो 17 नंबर टेस्ट यहाँ पर फुल लिंक जो टेस्ट इसका है, ये फुल लिंक टेस्ट नंबर तीसरा होगा, राइट। फुल लिंक जो टेस्ट यहाँ पर है ये तीसरा है। जो पहला था वो 15 था। 16 नंबर यहाँ पर अभी मैं कराया नहीं मैंने, 16 नंबर आपको ये खत्म होने के बाद 16 करा दूंगा। और ये 17 नंबर है, ठीक है। तो 17 नंबर करा देते हैं, उसके बाद 16 नंबर करा देंगे यहाँ से। तो देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 में इसको यहाँ से डिस्कस करेंगे। करीब यहाँ पर 75 क्वेश्चन पार्ट 1 में और 75 क्वेश्चन करेंगे पार्ट 2 में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से, देखते हैं यहाँ से फुल लिंक जो टेस्ट है इसका। यहाँ से पहला क्वेश्चन है, यदि किसी अर्थव्यवस्था में कंपनी के उत्पादन स्तर को स्थिर रखते हुए अनियोजित रूप से भंडार इन्वेंट्री का संचय कर रही है, तो निम्नलिखित में से वर्तमान जो तर्कसंगत है, क्या निष्कर्ष यहाँ पर देगा या क्या निष्कर्ष होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ से। देखो जो इन्वेंट्री यहाँ पर है, इसका अनियोजित संचयन का यह संकेत देता है कि जो हमारी समग्र मांग है, जो हमारी इंटीग्रेटेड डिमांड है, वो समग्र आपूर्ति इंटीग्रेटेड सप्लाई से कम होती है। ये स्थिति आमतौर पर तब उत्पन्न होती है जब परिवार अपनी बचत बढ़ा देता है। यदि उसके साथ जो निवेश है उसमें कोई समान वृद्धि नहीं होती है, तो आय के परिपथ में प्रवाह जो सर्कुलर फ्लो है वो इनकम में परिवार की जो आय होती है उसी वस्तु के स्वभाव पर खर्च करते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा इससे पहले का ए, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो उपभोक्ता होते हैं उसमें अपनी बचत दर बढ़ा दी, जबकि यहाँ पर निवेश समानुपाती वृद्धि दर नहीं हुई थी। तो पहला यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सी भाषा में आप ये समझ सकते हो इसको। दूसरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य ये दर्शाता है कि सामाजिक कल्याण को मापने के लिए जीडीपी की एक भरोसेमंद संकेतक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरे का यहाँ से बी, आवश्यक वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि के कारण सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, ठीक है। सामाजिक कल्याण में सूचक के रूप में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी है, इसकी विश्वसनीयता जो होती है उसको सबसे अधिक चुनौती देने वाली स्थिति होती है जब वह आवश्यक वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि के कारण जीडीपी बढ़ता है, ठीक है। पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात यहाँ से जो है, इसमें बाजार मूल्यों पर मापा गया जो जीडीपी है शुद्ध उत्पाद कर होते हैं, अप्रत्यक्ष कर घटाकर जो सब्सिडी है उसको शामिल करता है। जब खाद्य पदार्थ या ईंधन जैसी आवश्यकता है उस वस्तु का वैट या उत्पादन की जो शुल्क है वो जैसे अप्रत्यक्ष कर होते हैं वो बढ़ा देते हैं, जिससे उनकी बाजार कीमतें बढ़ जाती हैं। इसे नाम मात्र जीडीपी की वृद्धि होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा दूसरे का बी, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा आधारिक कीमतों पर सकल मूल्य वर्धन जीवीए और सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के बीच की संबंध को सही बताता है। जीवीए और जीडीपी के बीच के संबंध सही कौन बता रहा है इनमें से, ये बताना है। तीसरे नंबर में करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरे का यहाँ से ए, आधारिक कीमतों पर जीवीए बराबर होता है जीडीपी माइनस शुद्ध कर या प्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी। तो यहाँ से जो हमारा हो जाएगा इसका आंसर ए, तीसरे का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर सकते हो ये। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनाई गई उदार जो मौद्रिक नीति है उससे संभावित परिणाम का सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथे का यहाँ से। तो ये हो जाएगा यहाँ से जो आरबीआई है, राइट। आरबीआई ऐसा हमारा मुख्य रूप से जो नीतिगत ब्याज दर है उसमें कटौती करेगा या उन्हें कम रखकर करता है, जिससे व्यवसाय जो होते हैं उसमें उपभोक्ताओं के लिए उधार लेना सस्ता हो जाता है, राइट। और इससे क्या होता है, अधिक उधार लेने हेतु यहाँ पर खर्च करने की प्रोत्साहन मिलता है, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और अर्थव्यवस्था में समग्र मांग बढ़ेगी। तो आंसर हमारा फोर्थ का हो जाएगा ए, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस आर्थिक स्थिति से निपटने के लिए जो हमारे राजकोषीय प्रोत्साहन है उसका उपयोग सबसे उपयुक्त हो सकता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा पांचवें का यहाँ से जो यहाँ पर राजकोषीय प्रोत्साहन जैसे सरकारी खर्च में बढ़ोतरी या करों में कटौती, यह उपयोग आमतौर पर जो तब किया था जब अर्थव्यवस्था में मंदी या कम वृद्धि दर से यहाँ पर बढ़ती जो बेरोजगारी है जैसी स्थिति का सामना कर रही होती है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि हमारा जो समग्र मांग है उसको प्रोत्साहित करना और आय रोजगार जो है उसके अवसर को बढ़ाना तथा आर्थिक सुधारों की गति देना। तो आंसर हो जाएगा पांचवें का सी, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पांचवें का सी आंसर है। छठा, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण प्रमुख आर्थिक सुधार के यहाँ पर किए गए थे। करेक्ट आंसर छठे का आंसर हो जाएगा आपका ये 8वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। 8वीं पंचवर्षीय योजना इसका करेक्ट आंसर, एलपीजी जिसको बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7वां यहाँ से लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। लॉरेंज वक्र एक आरेख पर सीधी रेखा पर आय जो हमारा वितरण है उसके एक समानता को दर्शाता है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। दूसरी बात, गिनी गुणांक का मान एक होने का अर्थ है कि आय वितरण में पूर्ण असमानता होना। सेकंड बात भी करेक्ट है। तीसरी,
गिनी गुणांक की गणना लॉरेंज वक्र और पूर्ण समानता रेखा के बीच क्षेत्रफल के आधार पर की जाती है। तीसरा क्या होगा? तीसरा भी हमारे यहाँ से करेक्ट है। तीनों बातें हमारे यहाँ से क्या है? लॉरेंज वक्र के बारे में एकदम करेक्ट है। आप लिख सकते हो स्टेटमेंट अपना जो A4 पेपर लेके बैठना है उसमें, जो अगर यहाँ से कोई पॉइंट नहीं आता है लॉरेंज वक्र के बारे में तो आप यहाँ पे पॉइंट लिख सकते हो। ठीक है, अगर तीनों नहीं आते तो तीनों भी आप यहाँ पे बना सकते हो, जैसे कि लॉरेंज वक्र लिखोगे और यहाँ पे अपना तीनों पॉइंट लिख दोगे क्या इसकी व्याख्या कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे करके आपको नोट्स बनाना है, जो क्वेश्चन नहीं आते उसके। आंसर हो जाएगा 1 2 3 डी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा नारंगी अर्थव्यवस्था का इस शब्द का सर्वोत्तम वर्णन करता है? जो हमारी ऑरेंज या नारंगी अर्थव्यवस्था उसका सबसे अच्छा या सर्वोत्तम वर्णन कौन करता है? आंसर हो जाएगा 8वें का, ये करता है। देखो, ऑरेंज इकोनॉमी जिसे रचनात्मक अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है, उस क्षेत्र को संदर्भित करता है जिसमें रचनात्मक, कठोर और उद्योग यहाँ पर शामिल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर संगीत, पतली परत, जुआ, ठीक है, एनिमेशन, पहनावा, डिजिटल सामग्री, डिजाइन, आर्ट्स और यहाँ पर विज्ञापन, सब। तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से 8वें का सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्वच्छता एवं जो हमारी पादप स्वच्छता है उसके उपायों को अनुप्रयोग सही समझौते को लेकर आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, देखते हैं इसमें। पहला, इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा प्रशासित किया जाता है ताकि खास सुरक्षा एवं जंतु पादप के स्वास्थ्य मानकों को सुनिश्चित किया जा सके। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो SPS समझौता है, मतलब जो हमारा ये स्वच्छ पादप जो समझौता है, ठीक है, ये विश्व व्यापार संगठन WTO, ठीक है, WHO नहीं, WTO द्वारा, राइट। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सेकंड, स्वच्छता उपायों का उपयोग खास सुरक्षा जो हमारे एडिक्ट्स होते हैं, रोग जो उत्पन्न जोखिम है, उनकी जो मानव पशु स्वास्थ्य है उसकी रक्षा करता है। सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरा बात, पादप स्वच्छता उपाय, पादप और यहाँ पर जो उत्पाद है उसमें कीटों की बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए डिजाइन किए गए। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात भी करेक्ट है। आंसर क्या होगा? आंसर हमारा पहला गलत है, दूसरा सही, तीसरा सही। तो आंसर हो जाएगा 9वें का 2 3 बी, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला सही था, पहला गलत था, दूसरा सही था, तीसरा सही था। पूछा क्या था? अच्छा सॉरी, कौन सा गलत पूछा है, इसमें मिस्टेक हो गया। सही पूछता तो 2 3 होता, लेकिन गलत यहाँ पे पूछ रहा है, तो इस वजह से हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ से ये हो जाएगा केवल 1। ठीक है, तो आंसर 9वें का ए यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, ध्यान रखना है, देखो क्या पूछ रहा है यहाँ पे, है ना, गलत पूछ रहा है, सही पूछ रहा है, इसको लेकर स्टेटमेंट में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी उन वस्तुओं का सबसे उपयुक्त वर्णन करती है जिनकी मांग उपभोक्ता आय की बढ़ने पर घट जाती है और आय घटने पर बढ़ जाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 10वें का यहाँ से जो आंसर होगा ये सी, निम्न स्तरीय वस्तुएं। ठीक है, देखो निम्न स्तरीय वस्तुएं क्या है? घटिया वस्तुएं वे होती हैं जिनकी मांग उपभोक्ता आय के बढ़ने के साथ साथ घटती जाती है। दरअसल जैसे जैसे लोगों की कमाई बढ़ती जाती है वे उन वस्तुओं को कम खरीदते हैं और उच्च गुणवत्ता वाले जो ज़्यादा यहाँ पर महंगे विकल्प हो सकते हैं उनकी ओर यहाँ पर आगे बढ़ने लगते हैं। तो क्या होगा? ये निम्न स्तरीय वस्तु है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, क्वेश्चन 11, हाल ही में जारी IMF जो हमारा इंटरनेशनल जो हमारा मॉनेटरी फंड होता है उसके द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत की अनुमानित GDP है वो कितनी रखी गई है विकास दर? करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखो ये जो GDP है अनुमानित बहुत सारे लोग जैसे कि IMF ने रखी, ठीक है, बहुत सारी जो संस्थाएं और भी रखती हैं अपनी अपनी GDP, तो IMF के बारे में मैं बता रहा हूँ। ठीक है, याद रखना है। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि GDP कितनी रखी जा रही है, तो वो कौन सी संस्था निकाली ये आप पर डिपेंड करता है, आपको ये देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे IMF निकालिए, तो यहाँ से जिसका आंसर हो जाएगा 11वें का ये बी, 6.2%। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन, और 2026 में 6.3% बताया है। ठीक है, दोनों आपको ये पॉइंट याद रखना है। क्वेश्चन 12, निम्नलिखित में से कौन सी समिति मुख्य रूप से भारत में कर सुधारों से संबंधित नहीं है? कर सुधारों से संबंधित में से कौन सी नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा तारापुर समिति, ये हमारी कर सुधार से संबंधित समिति नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, जो हमारी तारापुर जो समिति है इसे आधिकारिक तौर पर पूंजी खाता परिवर्तन समिति के रूप में जाना जाता है। इसकी स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा पूंजी खाते के जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसके रुपए को लेकर परिवर्तित पर रोड मैप था उसको तैयार किया गया था, उसकी सिफारिश के लिए यहाँ पर ये बनाई गई थी। राइट, तो यहाँ पे जो हमारा तारापुर समिति है ये कर से संबंधित नहीं थी, तो गलत हो गया डी। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं 13, यह 13वां नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत में ग्रामीण और संरचना विकास संबंध निम्नलिखित में से विचार करना है इस पर। ठीक है, यहाँ पे पहला है आर्थिक सर्वेक्षण जो था उसके हिसाब से जल जीवन जो मिशन 18 राज्यों में 100% जल से जो कलेक्शन है उसको कवरेज को हासिल कर लिया गया है। ठीक है, देखो 100% तो हासिल किया गया, लेकिन 18 राज्यों में नहीं, कितने 8 राज्यों में किए गए थे। ठीक है, तो पहला यहाँ से गलत हो जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण SBMG के दूसरे चरण जो था उसमें
जो उसमें है 3.6764 लाख गांव है, उसमें मॉडल श्रेणी में ODF प्लस यहाँ पर घोषित किए गए, मतलब ओपन डेफिकेशन फ्री है, यहाँ पर जो खुले में शौच है उससे यहाँ पर मुक्त किए गए। ठीक है, तो सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से जो रहेगी ये करेक्ट है, ये बात डेटा सही दे रहा है। तीसरी बात, जल जीवन मिशन के तहत आर्सेनिक और फ्लोराइड पर जो हमारे प्रभावित क्षेत्र हैं 69.23 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित यहाँ पर पाइप जो जलापूर्ति प्रदान की गई है। तीसरा क्या होगा, तीसरी बात भी हमारे यहाँ से करेक्ट है। चौथी बात, बिहार में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 1570 जल गुणवत्ता जो हमारी प्रयोगशालाएं स्थापित की गई ताकि यहाँ पर सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित किया जा सके। चौथा हमारा गलत है, क्योंकि यहाँ पर 2160 यहाँ पर देश भर में 2160 जो हमारी जल गुणवत्ता प्रयोगशालाएं उसमें से 1570 को परीक्षण जो अंशकन यहाँ पर किया गया था। तो यहाँ पर ये बोला है कि इसमें बिहार में इसके अंतर्गत 1570 जल जो है बिहार में स्थापित की गई हैं। तो ये बात हमारे यहाँ से इसका गलत है, क्योंकि यहाँ पर पूरे देश में 2160 जल गुणवत्ता यहाँ पर प्रयोगशालाएं जिसमें से 1570 को परीक्षण किया गया है, सिर्फ यहाँ पे ये नहीं की गई कि यहाँ पे सिर्फ बिहार में की गई है, तो ये गलत हो जाएगा। तो आंसर हमारा सिर्फ दूसरा और तीसरा इसका करेक्ट होगा, पहला गलत है और चौथा गलत है। तो 2-3 आंसर सही, बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार प्रमुख पहलों के संबंध में आपको विचार करना है। बिहार में मखाना बोर्ड का उद्देश्य FPO के माध्यम से उत्पादन और विपणन को बढ़ावा देना होता है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरी बात, संपत्ति मुद्रीकरण योजना 2025 से 30 के लक्ष्य यहाँ पर नई जो हमारी परियोजना है इसमें 10 लाख करोड़ का निवेश आकर्षित करना होता है। सेकंड बात, ये भी करेक्ट है। तीसरी बात, बीमा क्षेत्र में FDI 74% से बढ़ाकर 90% पर करने का प्रस्ताव है। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात जो यहाँ पर है ये गलत होगी, है ना। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि बजट में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को 74% से बढ़ाकर 100% करने का प्रस्ताव है, ठीक है, ना कि 90%। तो ये गलत हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, चौथा स्टेटमेंट है, राष्ट्रीय भू स्थानिक मिशन PM गति शक्ति का उपयोग करके भूमि अभिलेख में आधुनिकीकरण की सुविधा को प्रदान करना। ठीक है, जो चौथा स्टेटमेंट है ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 1, 2, 4 आंसर यहाँ से हो जाएगा B 14 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, केंद्रीय बजट 2025-26 के बारे में नवीन राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता प्रबंधन संस्थान ये कहाँ स्थापित किया जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 का, ये स्थापित किया जाएगा बिहार में। ठीक है, बिहार जो है C इसका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है, देखते हैं इसको। पहला यहाँ से होगा जो बोला है विच्छेदन काव्यम जो है इसका उल्लेख यहाँ पर होगा, ये लेखक जो है इसमें ये हो जाएगा उत्प्रेक्षा वल्लभ गोकुलनाथ, ये इसका सामने सही मैच कर रहा है। दूसरी बात है शिवली लारनाऊ, ये हो जाएगा नीलकंठ दीक्षित, ये भी सही है। हरित जो चरितम चिंतामणि ये आपका तीसरा, ये भी सी मैच, सॉरी जो सी वाला है ये आपका हो जाएगा हरित चरितम जो चिंतामणि, ये आपका हो जाएगा से जयद्रथ। और हरिविलास काव्यम ये आपका हो जाएगा लोलिकम्बराज, इसका डी यहाँ से सी में मैच हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा यहाँ से इसका 1, 2 आपका सिंपल मैच कर रहा है, सी का आपका हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा 3। तो यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, यहाँ से करेक्ट मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा स्थल भारत में पूरा पाषाण काल स्थल से संबंधित नहीं माना जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 का यहाँ से जो नहीं माना जाता है। एक तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा, डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नागार्जुन कोंडा एक हमारे महत्वपूर्ण बौद्ध पुरातात्विक स्थल है जो मुख्यतः उत्तरकालीन ऐतिहासिक काल से यहाँ पर जुड़ा, ना कि पूरा पाषाण काल से। तो ये गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। यह मुख्यतः एक धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी जिसमें केवल कुछ धार्मिक तत्व यहाँ पर मौजूद थे। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, एक नर्तकी की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा कालीबंगा से यहाँ पर प्राप्त हुई थी। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात गलत, क्योंकि यहाँ पर जो प्रसिद्ध कांस्य की हमारी जो नृत्य करने वाली जो लड़की है इसकी मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली थी, कालीबंगा से नहीं। कालीबंगा के यहाँ पर अग्नि की जो वेदिका है और जले हुए खेत के साथ यहाँ पर देखे गए थे। तीसरा, हड़प्पा लिपि मुख्यतः बाएं से दाएं लिखी जाती थी। ठीक है, तो हड़प्पा लिपि थी मोहरों की जो कलाकृतियों पर पाई जाने वाली हड़प्पा जो लिपि थी, यह मुख्य रूप से जो थी ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ठीक है, कहाँ से, दाएं से बाएं, यहाँ पे बाएं से दाएं नहीं, जो उल्टे से सीधा मतलब है ना, तो उल्टे सीधा नहीं, सीधे से उल्टा लिखा था, दाएं से बाएं। ठीक है,
लोगों का विश्वास अलौकिक शक्ति में था और वे बुरी शक्तियों से बचने के लिए ताबीज का उपयोग करते थे। ये भी बात हमारे यहाँ से क्या होगी, सही है। आंसर क्या होगा, 1 और 4 यहाँ से इसका करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर इसके साक्ष्य मिले थे, इस वजह से यहाँ पर उन्होंने बताया। तो 1 और 4 करेक्ट तो गलत पूछा है, तो 2 और 3 बी यहाँ से 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन 19 यहाँ से ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक संगठन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है। ठीक है, एक कथन को यहाँ पर सही होगा, 3 यहाँ से गलत होंगे। ठीक है, देखो जो आंसर हमारा सही है, ये ऋग्वैदिक काल जो था इसमें राजनीति आमतौर पर वंशानुगत उत्तराधिकार के साथ राजनीतिक तंत्र थी होती। ठीक है, और राजा यहाँ पर जो थे उनके प्रशासन में पुरोहित और सेनानी उनके द्वारा सहायता यहाँ पर प्रदान की जाती थी। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है कि जो ऋग्वैदिक शासनकाल में जो हमारी समानता राजतंत्री थी, जिसमें क्या वंशानुगत उत्तराधिकार होता था और राज्य की सहायता पुरोहित सेनानी करते थे, है ना। जो सही स्टेटमेंट मैंने आपको बताया डी। ठीक है, तीसरा ऐसे गलत है, क्योंकि जन और कबीले मुखिया जो होता था वो राजा होता था और पुरोहित यहाँ पर नहीं होता था, ये बोला पुरोहित होता, तो गलत हो गया। सभा जो संपूर्ण जनता की एक आम सभा थी, जबकि समिति बुजुर्गों की परिषद थी, ये भी गलत है, क्योंकि सभा वरिष्ठों की परिषद थी और समस्त लोगों की आम यहाँ पर सभा उसके विपरीत थी, तो ये गलत हो जाएगा। और राजनीतिक संगठन की मूल इकाई विशु थी, जिसका प्रमुख ग्रामीण होता था, ये भी गलत है, क्योंकि राजनीतिक संगठन की मूल इकाई कुल या परिवार थी, ना कि यहाँ पर विशु। विशु एक बड़ी इकाई होती है जिसमें गाँवों का एक समूह होता है, तो ये भी गलत होगा। तो सही हमारा सिर्फ डी है, आंसर यहाँ से डी करेक्ट है। क्वेश्चन 20, जैन धर्म के प्रसार और संगठन के संबंध में आपको विचार करना है कौन सा सही होगा। यहाँ पे देखो सही स्टेटमेंट जो हमारा है 20 का, ये बात जो है इसकी ये करेक्ट है, क्योंकि दूसरी जैन हमारी जो संगीति थी 5वीं शताब्दी ईसा में वल्लभी में आयोजित की गई थी, जहाँ जो 12 अंगों का अंकलन किया गया था, संकलन किया गया था, तो ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो दूसरा बोला है यहाँ पर स्टेटमेंट कि जो कर्नाटक वाला है, ये भी आपका यहाँ से गलत है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने कलिंग खारवेल उनके शासकों में से जिन्होंने धर्म का विरोध किया था, ये भी यहाँ से इसका गलत है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य और कलिंग के जो हमारे हैं उसके संरक्षक थे और विरोधी नहीं थे आपके, है ना। ये बोला उनके विरोध किया तो विरोधी नहीं थे। महावीर द्वारा स्थापित संघ केवल भिक्षु में शामिल थे, गृहस्थ में इनके स्थान नहीं मिला था, ये भी गलत है, क्योंकि उनके संघ में शिक्षाओं के प्रसार के लिए यहाँ पर जो भिक्षु थे उनके सब असामान्य अनुयायी के साथ यहाँ पर पुरुष महिला दोनों के यहाँ पर साक्ष्य देखे गए थे, यहाँ पर बोले इसमें नहीं मिले थे, तो भी गलत हो गया। और ये भी गलत था, सिर्फ पहला वाला आंसर स्टेटमेंट करेक्ट है। 21, बुद्ध की शिक्षाओं और बौद्ध धर्म के जो हमारे संदर्भ में विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है 21 का ऐसे, 4 आर्य सत्य बताते हैं और कि दुख मूल कारण इच्छा और अष्टांगिक मार्ग का पालन करके इस इच्छा को समाप्त किया सकता है। पहली बात यहाँ से 21 की करेक्ट हो जाएगी। दूसरी बात, बुद्ध ने स्पष्ट रूप से ईश्वर के अस्तित्व को कर्म के सिद्धांत को खारिज किया था। ठीक है, ये गलत, क्योंकि बुद्ध ने जो ईश्वर के अस्तित्व को ना तो स्पष्ट रूप से खारिज किया और ना ही अस्वीकार किया था, बल्कि इस तटस्थ रूप यहाँ पर बनाए रखा था, ये भी गलत हो गया। बौद्ध धर्म समाज में समानता को महत्व दिया, वर्ग भेद को नकारा और अपने संघ को भी जो वर्ग है उसके सुलभ बना दिया, जिससे क्या केवल धार्मिक आंदोलन ना होकर व्यापक सामाजिक क्रांति बन गया रहा। तीसरा क्या होगा, तीसरा गलत है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर जो बौद्ध धर्म था सामाजिक समानता पर जोर दिया और सामाजिक भेदभाव जैसी जो हमारी जो थी जाति जैसे उनको खारिज किया था और अपने धर्म को सभी के लिए यहाँ पर खोल दिया था, क्योंकि बुद्ध ने सभी के पृष्ठभूमि के लोगों को यहाँ पर शामिल करने की अनुमति दी थी। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये गलत हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 1 ओनली करेक्ट है। तो 21 का आंसर पूछा है क्या सही है। ठीक है, तो 21 का आंसर क्या होगा, केवल एक तो यहाँ पर है नहीं, 21 का आंसर हो जाएगा आपका 1 और 3। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, दूसरा भी गलत है। देखो 2 और 3 स्टेटमेंट यहाँ से गलत हैं। ठीक है, जो हमारा सही स्टेटमेंट होगा सिर्फ पहला होगा, तो यहाँ से आंसर होना चाहिए कौन सा सही है, तो सिर्फ एक यहाँ से आंसर होना चाहिए था, 2 नहीं इधर, या फिर अपने नाम से बन सकते हो, एक यहाँ से इसका आंसर करेक्ट है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट गलत था, है ना, पहला भी यहाँ से गलत है, सिर्फ यहाँ से दूसरा तीसरा गलत है, सिर्फ पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट। अपने हिसाब से आंसर देख सकते हो, यहाँ पे आंसर थोड़ा सा मिसप्रिंट दे रखे हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ से, अजातशत्रु और उनके शासनकाल के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना कौन सा गलत होगा। ठीक है, देखते हैं इसको 22 को। पहला, उसने वैशाली के लिच्छवियों के विरुद्ध यहाँ पर 16 वर्ष तक युद्ध किया और पाटिल ग्राम में एक रणनीतिक ठिकाने के रूप में किलेबंद किया। ठीक है, तो क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा से इसका करेक्ट है। उसने प्रारंभ में जैन धर्म का पालन किया, लेकिन बाद में बौद्ध धर्म ने अपना लिया और गौतम बुद्ध से मिला, ये भी बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। तीसरी बात, उसका तत्काल उत्तराधिकारी उदयन था, उसने
जिसने क्या पाटलिपुत्र की नई राजधानी के रूप में स्थापित किया था, ये भी बात करेक्ट है। तो चौथा स्टेटमेंट हमारे से गलत हो, क्योंकि बुद्ध की मूर्ति मृत्यु के बाद राजगृह में द्वितीय बौद्ध संगीत के आयोजन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो ये हमारा आंसर इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से हो जाएगा डी, स्टेटमेंट यहाँ से गलत है। क्वेश्चन नंबर 23, फरवरी 326 ईसा पूर्व पर जब सिकंदर ने सिंधु नदी पार की, तब तक्षशिला का शासक कौन था जिसने उसका स्वागत किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 का आंसर ये अम्भी। ठीक है, अम्भी आंसर इसका करेक्ट आंसर। अम्भी क्या है? इसकी मदद से सिकंदर पारस जो था उसकी ओर बढ़ा और झेलम जो थी और यहाँ पर चिनाब नदियों के बीच उसने क्षेत्र के शासन को करने पर एक शक्तिशाली राजा था। ठीक है, और यहाँ से जो आंसर हो जाएगा हमारा बी करेक्ट है। 24, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि इतिहास के स्तंभ में अंकित हजारों सम्राट के नाम, बीच अशोक का नाम लगभग अकेला एक सितारे की तरह चमकता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 के यहाँ से ये सी, H.G. वेल्स। आगे देखते हैं क्वेश्चन 25 है मौर्यकालीन कला और उसके विशिष्ट लक्षणों से संबंधित विचार करना है इनको। लोमस ऋषि गुफा और दीदारगंज छिछड़ी, सिंह स्तंभ सीड्स और परखम का यज। तो हमारा जो यहाँ से मैच हो रहा है इसमें से जो पहला स्टेटमेंट है, राइट, पहला यहाँ से करेक्ट है, दूसरा यहाँ से गलत होगा। ठीक है, तीसरा यक्ष स्तंभ जो शीर्ष है तीसरा वाला ये यहाँ से करेक्ट है, सारनाथ में स्थित है। ठीक है, और परखम का यक्ष ये आपका जो एक स्मारकी हमारा मौर्य मूर्तिकला है जिसे एक आकृति के रूप में चित्रित किया गया जिसकी सतह पॉलिश की गई थी। तो हमारा ये स्टेटमेंट इसका गलत हो जाएगा। ये बोला बिना पॉलिश के, है ना, तो गलत हो गया। सही कौन सा है और गलत कौन सा है? देखो यहाँ पर जो सही है एक तो पहला और एक तीसरा। ठीक है, पहला तीसरा यहाँ से हमारा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो आंसर 25 का हो जाएगा कौन सा? ए। 26 नंबर देखते हैं। हर्ष के शासनकाल में रखे जाने वाले अभिलेख का नाम क्या था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 के यहाँ से इसका नाम था नीलो पितु, बी। 27, भारत पर प्रारंभिक तुर्कों के आकर्ष जो संबंध है उसके ऊपर विचार करना है। वहिंद के युद्ध में अनंतपाल की हार ने महमूद को पंजाब क्षेत्र में अपना अधिकार बढ़ाने का अवसर मिला था। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका हो जाएगा ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात, शाहनामा के लेखक फिरदौसी और किताब हिंद के लेखक अलबरूनी महमूद गजनवी के समकालीन थे। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, 1186 में मोहम्मद गोरी की पंजाब विजय पर कारण उस क्षेत्र में गजनवी के शासन का अंत हो गया था। तीसरा क्या होगा? तीसरा भी करेक्ट है। चौथा, अहिलवाड़ और सोमनाथ मंदिर की लूट सोलंकियों के क्षेत्र में महमूद की एकमात्र सैन्य सफलता थी। चौथा गलत, क्योंकि यहाँ पर 1024 में अहिलवाड़ और सोमनाथ पर महमूद का आक्रमण किया था। ठीक है, और यहाँ पर जो सोलंकी वंश था उसकी एकमात्र सफलता नहीं थी, उसने भीमदेव प्रथम को भी पराजित किया था और राजपूताना से होकर आगे बढ़ा, जिससे दर्शाता है कि यह केवल एक युद्ध नहीं बल्कि एक व्यापक अभियान था। तो यहाँ से ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा? ओनली 1 2 3 करेक्ट है। सही पूछा है तो सी। क्वेश्चन 28, कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा गलत होगा? जैसे पहला स्टेटमेंट है कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में विचार करना है, कौन सा गलत होगा? इसने अपनी राजधानी दिल्ली में स्थापित की और कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किया जिसे 1210 में पूरा किया गया था। पहला यहाँ से गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऐबक ने दिल्ली को अपनी राजधानी नहीं बनाया, उसने लाहौर में शासन किया। हालांकि उसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करा था लेकिन उसे पूरा नहीं किया था, है ना, और बस में बाद में इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। तो यहाँ से गलत हो जाएगा पहला। दूसरा, उसने हिंदू मंदिरों और विद्वानों को उदारतापूर्वक संरक्षण देने के कारण पर लाख बख्श की उपाधि दी जाती थी। सेकेंड भी गलत है, क्योंकि लाख बख्श की उपाधि जो थी ऐबक को हिंदू जो संस्थान थे उसके द्वारा नहीं मिली थी बल्कि मुस्लिम विद्वानों द्वारा पर दिए गए जो दान था उसके लिए प्रकरण दी गई थी। तो ये गलत हो जाएगा, पहला भी गलत था। ठीक है, तीसरा, उसने गौरी की मृत्यु के बाद स्वतंत्रता की घोषणा की और गुलाम वंश की स्थापना कर जो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की थी। तीसरा यहाँ से करेक्ट है। चौथा, उसके बाद उसका पुत्र आराम बख्श गद्दी पर बैठा जिसने एक दशक के अधिक समय तक सफलतापूर्वक शासन किया और इल्तुतमिश ने उसे हटा दिया था। चौथा क्या होगा? चौथा यहाँ से गलत है, क्योंकि आराम बख्श ने केवल 8 महीने तक यहाँ पर शासन किया था, है ना, एक दशक तक नहीं। तो जल्द यहाँ पर इल्तुतमिश उसकी जगह ले ली थी। गलत हो जाएगा। पूछा गलत कौन सा है या सही कौन सा है? पूछा है यहाँ से, पूछा कौन सा कथन गलत है ना, गलत है तो 1 2 4 आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, सी वाला ये। आगे क्वेश्चन देखते हैं 29 अकबर की
जो पर भू राजस्व प्रशासनिक प्रणाली उसके संबंध में विचार करना है। दसाला प्रणाली में पिछले 10 वर्षों की औसत उपज के आधार पर राजस्व निर्धारित किया जाता था। पहला क्या होगा? 29 का पहला करेक्ट है। मनसबदारी प्रणाली में पद और जमीन के अधिकार को वंशावगत रूप में मिलते थे। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ पर गलत, क्योंकि यहाँ पर जो मनसबदारी है रैंक प्रणाली वंशानुगत नहीं होती थी। ये नियुक्तियां पदोन्नति होती थी उसके सम्राट द्वारा की जाती थी, तो ये गलत हो जाएगा। जब्ती प्रणाली के अंतर्गत भूमि को खेती की आवृत्ति के आधार पर पोलज, परौती और चाचर बंजर की भूमि में वर्गीकृत किया जाता था। तीसरा क्या होगा? तीसरा से करेक्ट है। चौथा, जात और सवार के अंतर व्यक्ति की सामाजिक स्थिति को और उत्तरदायित्व के यहाँ पर दोनों दर्शाता था। चौथी बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। आंसर 1, 3, 4 सही पूछा है तो बी। क्वेश्चन नंबर 29 हो गया 30। शिवाजी के प्रशासन के बारे में आपको विचार करना है। पहला, अष्टप्रधान परिषद में पेशवा और पंडित राव जैसे अधिकारी शामिल थे जो प्रत्यक्ष रूप से राजा के प्रति उत्तरदायी थे। पहला क्या होगा? करेक्ट है। शिवाजी के राजस्व अधिकारी जिन्हें कुरकन कहा जाता था, उन्हें देशमुखों के कुलकर्णियों जैसे पारंपरिक बिचौली की जगह ली थी। सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट है। तीसरी बात, चौथ और सदेशमुखी मराठा क्षेत्र के भीतर कृषि भूमि पर लगाए जाने वाले आंतरिक कर थे। तीसरा क्या होगा? तीसरा यहाँ से गलत है, क्योंकि चौथ और सदेशमुखी आंतरिक नहीं बल्कि यहाँ पर पड़ोसी जो हमारे क्षेत्र थे उस पर विशेष रूप से मुगल या दक्कन जो सल्तनत थी उसके नियंत्रण वाले यहाँ पर क्षेत्रों पर लगाते थे। मराठों के अनाक्रमण था उसके संरक्षण के बदले यहाँ पर लगाए जाते थे, तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा। 1, 2 करेक्ट है, तो आंसर 30 का जो हो जाएगा केवल 1, 2 स्टेटमेंट यहाँ से सही है। क्वेश्चन 31 है, मुगल काल के दौरान भाषा और साहित्य के विकास से संबंधित निम्नलिखित पर विचार करना है। महाभारत का फारसी अनुवाद अबुल फजल के भाई अबुल फैजी की देखरेख में किया गया था। पहला क्या होगा? करेक्ट है। शाहजहां के शासनकाल में अब्दुल हमीद लाहौरी ने शाहजहांनामा जबकि इनायत खान ने पातशाहनामा की रचना की थी। सेकंड बात यहाँ से गलत, क्योंकि अब्दुल हमीद लाहौरी ने पातशाहनामा लिखा जबकि इनायत खान ने शाहजहांनामा लिखा था। ठीक है, तो यहाँ से गलत हो जाएगा। दारा सिकों ने भगवद गीता और उपनिषद जैसे हिंदू धर्म के ग्रंथों को फारसी में अनुवाद किया था। तीसरा क्या होगा? तीसरा में से करेक्ट है। आंसर सही पूछा है तो 1, 3 हो जाएगा। यहाँ से सी स्टेटमेंट 31 का करेक्ट है। 32 32 नंबर क्वेश्चन है, शेरशाह के प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर बताने कि कौन सा यहाँ से गलत है। ठीक है, जो गलत स्टेटमेंट है हमारा ये हो जाएगा, शेरशाह ने दीवान ए इंसा नामक पद की स्थापना की और न्यायिक नियुक्तियों को भूमि माप के लिए देखरेख के लिए की थी। तो यहाँ से जो डी स्टेटमेंट है यहाँ से इसका ये गलत हो जाएगा। ठीक है, 32 का तो आंसर जो हमारा यहाँ से होगा इसका मतलब जो है वो डी होगा। इसमें से उसका जो साम्राज्य था 47 जो सरकार जो है उसके विभाजित था, ना कि उसमें प्रत्येक प्रशासन को लेकर ये। ठीक है, तो शेरशाह ने दीवाने जो इन पद है नामक इसकी न्यायिक नियुक्ति और भूमि माप जो है देखरेख की इसकी शुरुआत की थी। राइट, तो यहाँ से ये स्टेटमेंट इसका गलत है। तो आंसर क्या होगा? 32 का डी हमारा स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 33 नंबर। भारत में प्रारंभिक पुर्तगाली उपस्थिति के संबंध में विचार करना है कौन सा गलत है। पुर्तगालियों ने 1510 में तिमम्या और की सहायता से बीजापुर के शासकों को हराकर वेल्हा गांव में एक स्थायी बस्ती स्थापित की थी। पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। अल्बुकर्क ने 1511 में मलक्का पर कब्जा कर लिया और फेमोसा नामक एक किला बनाया था। सेकंड बात ये भी करेक्ट है। तीसरा, फ्रांसीसी डी एल्मेडा भारत के पुर्तगालियों के प्रथम गवर्नर थे जिनके बाद अल्बुकर्क ने पद संभाला। तीसरा भी करेक्ट है। तीनों बातें करेक्ट है। 33 का आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? पूछा है कि सही उत्तर का चयन करना है। इसमें देखो सही पूछा है कि इस कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है, तो उपयुक्त में से सभी होना चाहिए था यहाँ पर डी में। ठीक है, देखो यहाँ पर पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है और तीसरा करेक्ट, तीनों करेक्ट है तो आंसर होना चाहिए था सभी सही है यहाँ पर सभी। ठीक है, सभी सही है तो ये होना चाहिए था डी। ये भी लेकिन यहाँ पे देखो स्टेटमेंट कुछ में स्टेटमेंट डाउट दे रखा है, गलत दे रखा है ना, तो याद रखना है आपको हमारी तीनों बातें करेक्ट है। अपने हिसाब से आप आंसर लिख लो डी, है ना, या फिर अपने मन में रख सकते हो तीनों बातें यहाँ से करेक्ट है। राइट, स्टेटमेंट यहाँ से कुछ मिस प्रिंट दे रखे हैं लोगों ने। 34 देखते हैं, भारत में प्रारंभिक ब्रिटिश बस्तियों के संबंध में आपको विचार करना है। देखते हैं, फ्रांसिस डे, जॉब चार्नक, चार्ल्स दिदी और वारेन हेस्टिंग। देखते हैं इसको। पहला यहाँ से ये बोला है कौन सा सही सम्मिलित है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बॉम्बे पट्टे पर दिया गया था, ये स्टेटमेंट हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला गलत था क्योंकि फ्रांसिस डे 1690 में कलकत्ता की स्थापना की थी, 1639 में की थी ना कि 90 में। और जॉब चार्नक मद्रास में फोर्ट जॉर्ज का निर्माण किया था, है ना, ये भी हमारा गलत होगा क्योंकि जॉब चार्नक ने फोर्ट जॉर्ज नहीं बल्कि यहाँ पर सुल्तानुती गोविंदपुर उसने यहाँ पर इसको खरीदकर कलकत्ता की स्थापना की थी।
है ना। तो जैसे इसका जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है बी, ये भी गलत हो जाएगा। तो इस टाइप से जितने गलत है स्टेटमेंट है 1, 2 और 4 ये सब गलत है। तो आंसर हमारा हो जाएगा 34 का जो सी सही है। 35 निम्नलिखित में से कौन तृतीय मैसूर युद्ध जो था 1790 से 92 का कारण नहीं था इसमें से जो कारण नहीं था ये हो जाएगा हैदराबाद के निजाम का टीपू सुल्तान के साथ गठबंधन, यह पे इसमें नहीं था। हमारा जो आंसर हो जाएगा 35 का ये गलत है। ठीक है। 36 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई सहायक संधि प्रणाली की विशेषता नहीं थी। सहायक संधि प्रणाली की विशेषता नहीं थी वह संरक्षित राज्य को ब्रिटिशों को विशेषकर फ्रांसीसी को छोड़कर सभी जो यूरोपीय शक्तियां थी उसके साथ सभी के संबंध तोड़ने पर। ठीक है। जो आंसर हो जाएगा 36 का बी करेक्ट हो जाएगा इसका। आगे क्वेश्चन है 37, लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा की गई कूटनीतिक पहल के संबंध में आपको विचार करना है। उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह के साथ एक वाणिज्यिक संधि की थी। पहली बात क्या है, यहाँ से करेक्ट है, 1831 में यहाँ पर ये की थी। दूसरा, उन्होंने सिंध के अमीरों के साथ एक रक्षात्मक सैन्य जो संधि थी उस पर हस्ताक्षर किया था। सेकंड बात यहाँ से गलत है क्योंकि विलियम जो बेंटिंग है उसने सिंध के अमीर शासक के कोई गठबंधन यहाँ पर इसमें नहीं किया था, बस इसके बजाय यहाँ पर उन्होंने उनके साथ यहाँ पर सौहार्दपूर्ण संबंध को लेकर विकसित करने और वाणिज्य संधि को लेकर बातचीत करने का प्रयास किया था, ना कि यहाँ पर जो अमीर लोग थे उनकी संधि पर हस्ताक्षर करना। तो गलत हो गया। तीसरा, सिंधु नौवान संधि ने सतलुज नदी को व्यापार और आगमन के लिए खोल दिया था। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर सही पूछा तो 1-3 हो जाएगा यहाँ से सी। क्वेश्चन 38, 1857 के विद्रोह के संबंध में आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे कौन सा सही होगा बताना है। ठीक है। पहला यहाँ से बोला है, इसमें पहला स्टेटमेंट है विद्रोह का दौरान बहादुर शाह द्वितीय को भारत सम्राट यहाँ पर घोषित किया गया था। ठीक है। पहला स्टेटमेंट हमारा से इसका यही स्टेटमेंट एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में प्रवेश करने के जो उद्देश्य से के लिए यहाँ पर जो नेता थे उसकी तलाश यहाँ पर करने वाली जो विद्रोही सिपाही थी उसने अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को सम्राट यहाँ पर घोषित कर दिया था। उसका नेतृत्व पूरे उत्तर भारत में विद्रोही के लिए यहाँ पर एक नारा बन गया था। ठीक है। जिसने विद्रोह को यहाँ पर प्रतीकात्मक केंद्रिता प्रदान की थी। यह से करेक्ट हो गया। ठीक है। दूसरा, ब्रिटिश कमांडर जॉनसन ने कानपुर पर पुनः कब्जा कर लिया था। तो देखो कानपुर पर वास्तव में सर कॉलिन कैम्पबेल ने पुनः कब्जा किया था, ब्रिटिश यहाँ पर जो कमांडर जॉनसन ने नहीं। और ये भी आपको गलत है और ये भी गलत है, तीनों गलत है ये। और ए सिर्फ स्टेटमेंट जो हमारे यहाँ से इसका है वो करेक्ट हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर के युद्ध क्षेत्र में लड़ते हुए मारी गई थी, है ना, उन्हें फांसी नहीं दी गई थी, गलत हो जाएगा। और तात्या टोपे के वध जो थी उसमें बेगमों के प्रमुख सहयोगी में एक था, ये भी गलत है क्योंकि तात्या टोपे मुख्य रूप से नाना साहब से जुड़े थे और वे अवध की बेगमों के लेफ्टिनेंट के रूप में नहीं थे, तो ये गलत हो गया। ओनली 1 यहाँ से करेक्ट था पहला। ठीक है। 39 देखते हैं, अशोक आंदोलन के और यहाँ पर जो स्वराज पार्टी के संबंध में विचार करना है। ठीक है। पहला स्टेटमेंट है 39 का, ये बोल रहा है 1920 के नागपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रांतीय भाषाई पुनर्गठन सिद्धांत को स्वीकार कर एक रचनात्मक बदलाव किया था। पहला क्या होगा, करेक्ट है। दूसरा, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और खादी का प्रचार असहयोग आंदोलन के दौरान अपनाए गए जो आर्थिक प्रतिरोध उसमें एक रूप था। सेकंड बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर आर्थिक बहिष्कार एक प्रमुख हिस्सा था, लेकिन अन्य रूपों में सरकारी जो स्थल है संस्थान है जैसे कि स्कूल, अदालत, इनका बहिष्कार उपाधि को त्याग करना, है ना, भुगतान करना, ये सब यहाँ पर शामिल था। लेकिन यहाँ पर जो आर्थिक प्रतिरोध में एक जो प्रचार है खादी, है ना, प्रचार वस्तु का प्रचार, इसको लेकर यहाँ पर नहीं किया था, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा बात, स्वराज पार्टी ने यद्यपि द्वैध शासन का विरोध किया फिर भी उसने औपनिवेशिक शासन के अंतर्विरोधी को आंतरिक रूप से उजागर करने के लिए द्वैध शासन वाली संस्थाओं को उपयोग किया था। तीसरा क्या होगा, तीसरा सही है। चौथा, स्वराज्य ने पूरे 1920 में दशक में खुद को यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस औपचारिक रूप से अलग एक पार्टी के रूप में बना रखा था। चौथा से गलत है क्योंकि स्वराज्य ने एक अलग समूह के रूप में स्वराज पार्टी का गठन किया था, लेकिन कांग्रेस के एक गुट के रूप में से कांग्रेस के भीतर रहे थे और पुनः अलग पार्टी यहाँ पर नहीं बनाई थी, तो गलत हो गया। आंसर हमारा क्या होगा सही, एक तो पहला सही है और एक आपका यहाँ से तीसरा स्टेटमेंट सही होगा। 1 और 3 यहाँ से सही है, तो आंसर हमारा हो जाएगा सिर्फ पहला और तीसरा, ए यहाँ से सही बात है। 40 नंबर सही पूछा था, हाँ 40 नंबर है आज़ाद हिंद फौज आईएनए है, उसके बारे में आपको विचार करना है। आईएनए की अलग अलग ब्रिगेड थी जिनके नाम पर सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे भारतीय नेताओं के नाम रखे गए थे। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरी बात, आईएनए की महिला रेजिमेंट जिसे झांसी की रानी के नाम से नामित था, आधुनिक भारतीय इतिहास में जो था उसकी पहली पूर्णतः महिला युद्ध की इकाई थी। पहला, सेकंड क्या होगा, सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट है, दोनों बातें यहाँ से एकदम सही, तो आंसर यहाँ से सही पूछा है तो सी। 41, निम्नलिखित घटना को सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। देखते हैं 41 को। पहला यहाँ से हो जाएगा आपका,
पहला हो जाएगा यहाँ से आपका साइमन कमीशन का भारत आगमन। साइमन कमीशन का भारत आगमन जो हमारा था 1928 में, ठीक है, 1928, राइट। और उसके बाद यहाँ पर क्या था, नेहरू रिपोर्ट जो था उसका मसौदा तैयार किया गया था कब, 1928 में, है ना। उसके बाद हुआ था नेहरू रिपोर्ट। तो 3 और 2, पहला 3 हो जाएगा, फिर 2 नेहरू रिपोर्ट आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका था पूर्ण स्वराज की घोषणा दिसंबर 1929 में। पूर्ण स्वराज की घोषणा 4 हो जाएगा, 3 2 4 1, ये इसका आंसर होगा 41 का। क्या होगा, बी, 3 2 4 1। आगे क्वेश्चन देखते हैं 42। भारत के संविधान को अंगीकार करने और लागू करने से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संविधान को उसी तिथि को अंगीकृत किया गया था जिस दिन भारत गणतंत्र दिवस यहाँ पर मनाया जाता है। पहली बात यहाँ से जो हमारी स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को यहाँ पर ये अपनाया गया था, लेकिन गणतंत्र दिवस 26 जनवरी यहाँ पर जो होता है उसके 1950 में लागू होने की तारीख को चिन्हित किया गया, ठीक है, यहाँ से गलत हो जाएगा। दूसरा, संविधान के कुछ प्रावधान 1949 में ही लागू हुए थे। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात करेक्ट है। 1929 में पारित पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव उपलक्ष्य में 26 जनवरी की तिथि को विशेष रूप से लागू करने के लिए चुना गया था। ये भी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 2 और 3 सही है, तो आंसर हो जाएगा बी, यहाँ से करेक्ट स्टेटमेंट सही पूछा है। तो 43 यहाँ से, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। जो गलत स्टेटमेंट यहाँ से हमारा होगा ये 43 का सी। 19 के अंतर्गत दिए गए अधिकार में कोई युक्ति प्रतिबंध लागू नहीं होता, ऐसा गलत है यहाँ से, क्योंकि 19 के तहत यहाँ पर प्रदत्त अधिकार जिसमें वाक की अभिव्यक्ति, सभा, ठीक है, संघ, आवागमन, निवास और व्यवसाय की स्वतंत्रता शामिल है। यहाँ पूर्ण स्वतंत्र नहीं, तो यहाँ से गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ये तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से गलत है हमारा 43 का। यहाँ से 45 क्वेश्चन है, अनुच्छेद 4 के अनुसार अनुच्छेद 2, 3 के तहत बनाए गए कानून है, उसके संबंध में आपको बताना है क्या यहाँ पे इसका सही होगा, है ना। देखते हैं इसको। इन्हें पारित करने के लिए अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है, ठीक है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा से इसका जो रहेगा ये गलत है, ठीक है। ये कानून संवैधानिक न्यायालयों द्वारा न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत नहीं आते हैं, ये भी स्टेटमेंट गलत है, इनके अंतर्गत आएंगे, राइट। और ये कानून के अनुच्छेद 368 है, उसके अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं मनाते हैं। ये स्टेटमेंट हमारा इसका सही होगा। तीसरा स्टेटमेंट हमारा से सही है, बाकी आपके यहाँ से गलत, क्योंकि यहाँ पर ऐसे कानूनों को अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, और इसलिए यहाँ पर राज्यों को विशेष बहुमत या अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होती है। तो सी स्टेटमेंट हमारा से इसका करेक्ट हो जाएगा। सही पूछा में से कौन सा सही होगा, तो हमारा अनुच्छेद 4, 2, 3 के अनुसार हमारा तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। 46 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मामला भारतीय संविधान की मूल संरचना सिद्धांत को सीधे तौर पर संबंधित नहीं था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 46 का, ये मेनका गांधी बयान भारत संघ 1978, ठीक है। यहाँ से ये था, ये जो अनुच्छेद 21 है उसकी व्याख्या के विस्तार के लिए एक संवैधानिक मील का पत्थर था, लेकिन इसे मूल संरचना सिद्धांत को सीधे संबंधित यहाँ पर लागू नहीं किया गया था, ये गलत हो जाएगा। 47, भारतीय संसद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान केवल साधारण विधेयक जो होता है उसके संविधान संशोधन विधेयक पर लागू होगा। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है। दूसरा, राज्यसभा का सभापति किसी विधेयक की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, नहीं कर सकता है, वो बात सही बता रहा है। तो आंसर क्या होगा, सही पूछा है तो केवल 2, बी यहाँ से 47 का आंसर हो जाएगा। 48, सर्वोच्च न्यायालय के जो मूल अधिकार है उसके आरंभिक अधिकार क्षेत्र के संबंध में आपको विचार करना है। इसमें केंद्र और एक या एक से अधिक राज्यों को बीच लागू या 2 से अधिक राज्यों के बीच जो विवाद है वो शामिल होता है, ठीक है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका रहेगा, ये करेक्ट है। दूसरी बात, संवैधानिक अधिकारों से जुड़े जो मामले हैं उसमें निजी नागरिक, संघ, राज्य सरकार उसके विरुद्ध इसका उपयोग कर सकते हैं, उसको विरुद्ध उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, गलत हो जाएगा ये, ठीक है। ये राजनीतिक प्रकृति में विवादों का अंतर्राज्यीय जल विवाद है उस पर लागू नहीं होता है, ये भी स्टेटमेंट हमारा इससे करेक्ट है, उस पर लागू नहीं होगा। और चौथा, इसमें संविधान के पूर्व संधि जो हमारी संविदा होती है उससे उत्पन्न विवाद शामिल होते हैं, जबकि वह उन्हें विशेष रूप से प्रतिबंध न किया गया है ना, ये हमारा स्टेटमेंट इसका गलत होगा, ठीक है। चौथा स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा इसको बोल रहा है कि इसमें संधियों को संविदा होती है उसमें उत्पन्न विवाद शामिल होते हैं, शामिल यहाँ पर नहीं होते हैं, ठीक है, उन्हें विशेष रूप से प्रतिबंधित ना किया गया, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमारा दूसरा चौथा स्टेटमेंट यहाँ से गलत है। पूछे गलत कौन सा है, 2 और 4, बी यहाँ से बात से हो जाएगी स्टेटमेंट, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर, किसी राज्य के महाधिवक्ता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही होगा। संविधान के महाधिवक्ता पद की अवधि को उसे हटाने के आधार पर दोनों निर्धारित यहाँ पर किया गया है। पहला क्या होगा, 49 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका क्या होगा, गलत हो जाएगा। महाधिवक्ता को राज्य विधानमंडल की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन वह मतदान नहीं कर सकते, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि संविधान में महाधिवक्ता को हटाने की अवधि या
आधार निर्धारित नहीं है इसमें, ठीक है। तो पहला वाला इस वजह से गलत था। दूसरा हमारा ऐसा सही है क्योंकि वह मतदान नहीं कर सकता है। तीसरा, माध्यमिकता बनने के लिए व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद के लिए आवश्यक योग्यता यहाँ पर रखनी चाहिए, ठीक है। तीसरा आंसर हमारा जो है उसे उच्च न्यायालय के लिए, ना कि यहाँ पर उच्चतम न्यायालय की, तो गलत हो जाएगा। ये उच्चतम न्यायालय नहीं होना चाहिए, यहाँ पर उच्च न्यायालय होना चाहिए था। उसका पारिश्रमिक राज्य के मंत्रिपरिषद द्वारा निर्धारित किया जाता है, ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पर उसका पारिश्रमिक राज्यपाल द्वारा निर्धारित यहाँ पर किया जाएगा। आंसर हमारा बी करेक्ट है 49 का। 50 नंबर, भारत में स्थानीय सरकार की संवैधानिक स्थिति के संबंध में विचार करना। नगर पालिका विषय का उल्लेख संविधान की 7वीं सूची में पर अंतर्गत शामिल है, ठीक है। तो अंतर्गत राज्य सूची में तो क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, 73वें 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्रमशः भाग 9 और भाग 9A यहाँ पर पंचायतों को नगर पालिकाओं के प्रावधान के शामिल किए गए थे। सेकंड बात ये भी करेक्ट है, ठीक है। जो 73वें 74वें संविधान संशोधन थे उसमें भाग ये शामिल किए गए थे। स्थानीय सरकार मूल रूप से समवर्ती सूची का विषय था, लेकिन बाद में 42वें संविधान संशोधन के बाद इसे राज्य सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर स्थानीय सरकार कभी भी समवर्ती सूची में यहाँ पर नहीं थी, हमेशा से राज्य का विषय रहा था और 42वें संविधान संशोधन में से राज्य सूची के अंतर्गत अन्य सूची में स्थानांतरित नहीं किया गया था, तो गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 करेक्ट है, सही पूछा है तो ए। 51, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद सहायता और अनुसार पर काम करेगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा 51 का बी, आर्टिकल 74। 52, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के कार्य संचालन के लिए पर बताने कौन सा कथन सही होगा। पहला स्टेटमेंट, एनएचआरसी केवल उसी मानवाधिकार उल्लंघन घटनाओं का जांच कर सकता है जो घटना की तारीख 1 वर्ष के भीतर दर्ज की गई हो। करेक्ट है। दूसरी बात, आयोग को अपनी कार्य प्रणाली तय करने का अधिकार होता है और उससे सिविल न्यायालय जैसी सभी यहाँ पर शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। सेकंड बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। तीसरी बात, यदि किसी व्यक्ति को सरकारी कर्मचारी के खिलाफ बिना सरकारी अनुमति के सीधे प्रयोजन प्रक्रिया आरंभ नहीं कर सकता है, ये गलत है ना, क्योंकि यहाँ पर एनएचआरसी सीधे अभियोजन यहाँ पर शुरू नहीं कर सकता है। ये सरकार से संबंधित प्रावधानों दोषी लोक सिद्ध है ना, ऐसे कार्रवाई को यहाँ पर सिफारिश कर सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 करेक्ट है, 52 का आंसर ए। 53, किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से अनुसूचित जाति SC ST के जो थे उनके लिए सरकारी नौकरी पदोन्नति का आरक्षण का प्रावधान किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 53 का सी, 77वां संविधान संशोधन 1995, ठीक है। 54, भारत की प्राथमिकता तालिका के अनुसार यहाँ पर बताना है कि जो हमारे गणमान्य व्यक्ति थे उनको अवरोही क्रम में बताना है क्या होगी। देखो इनका अवरोही क्रम जो हो जाएगा यहाँ से ये हो जाएगा, राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च होता है ना, यहाँ से हो जाएगा चौथा पहले, उसके बाद आपका हो जाएगा उपराष्ट्रपति का पद, चौथे के बाद 3 तीसरा, उसके बाद आपका यहाँ से आएगा 3 नंबर पर प्रधानमंत्री आता है, मतलब तीसरा जो हमारा रैंक रहेगा उसके हिसाब से प्रधानमंत्री, तो यहाँ से 2 स्टेटमेंट, और उसके बाद बचा जो है ये आ जाएगा आपका सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, ये आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो 1 में उसके बाद कैबिनेट के सचिव आएंगे, ये इनका 23वां स्थान आता है। कैबिनेट का सचिव यहाँ पर कौन से 5वें नंबर पर, तो 4 3 2 1 5, 4 3 2 1 5 डी स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, चुनाव संचालन में शामिल प्रमुख पदाधिकारी के संबंध में आपको विचार करना है। देखते हैं। पहला, मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से की जाती है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति भारत निर्वाचन आयोग के मतदान पर संचालन के लिए यहाँ पर की जाती है। सेकंड क्या होगा, सेकंड बात यहाँ से गलत है क्योंकि पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति जिला निर्वाचन आयोग द्वारा पर की जाती है, ना कि सीधे चुनाव आयोग द्वारा, तो गलत हो जाएगा। तीसरा से निर्वाचन अधिकारी किसी निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदाता सूची तैयार करने के लिए उसे संशोधन करने के लिए उत्तरदायी होता है, ये गलत होगा, ये नहीं होता। क्यों कौन होता है, ये हमारा रिटर्निंग ऑफिसर नहीं होगा, यहाँ पर होगा जिला निर्वाचन, जो हमारा मुख्य निर्वाचन अधिकारी है वो ये कर सकता है, तो गलत हो गया तीसरा। चौथा, जिला निर्वाचन अधिकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समग्र नियंत्रण का जो कार्य निर्वाचन है उसकी निगरानी करेगा, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर 1 और 4 सही है। पूछा क्या है, सही है, तो ए यहाँ से 55 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 56, यूएनईपी की उत्सर्जन अंतराल जो रिपोर्ट है उसके अनुसार 2024 में विश्व के शीर्ष उत्सर्जन भारत में कौन सा स्थान इसका रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 56 का, ये तीसरा स्थान रहा है, ठीक है। 57, वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 के संबंध में विचार करना। पहला स्टेटमेंट है, भारत को इस सूचकांक में 100 से 50 से कम अंक मिलने के कारण सबसे निचले देशों में 5 देशों में शामिल किए गए। क्या होगा, पहला करेक्ट है। दूसरा, ये सूचकांक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी यूनाइटेड नेशन जो हमारा एनवायरमेंट प्रोग्राम होता है उसके द्वारा पर विकसित किया जाता है। सेकंड क्या होगा, सेकंड यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक जो है ये गोल्डमैन सोननफेल्ड स्कूल ऑफ
सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज जो है उसके द्वारा पर यह जारी किया था, ठीक है, ना कि यूएनईपी द्वारा। गलत हो जाएगा, ओनली वन करेक्ट है, सही पूछा है तो ए। 58 निम्नलिखित में से किस विचार करना है, किसे विचार की स्वतंत्रता है, वो यहाँ पर जो सखारोव है उसको पुरस्कार प्रदान किया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से 58 का ये, एक तो मारिया कारीना मचाडो और यहाँ पर दूसरा हो जाएगा एंडी मुनो गोंगा जेल उरुतिया, है ना, इसके यहाँ से इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पर नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं और उनको यहाँ पर विचार की स्वतंत्रता के लिए 2024 में सखारोव पुरस्कार दिया गया था। तो आंसर हमारा हो जाएगा 58 का ए, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वेनेजुएला के विपक्षी नेता ये, और यहाँ पर जो नहीं यहाँ पर जो राष्ट्रपति थी ये। आगे देखते क्वेश्चन 59 नमो ड्रोन जो दीदी योजना है उसके तहत यहाँ पर समयावधि है, उसमें महिला समूह जो होती है सेल्फ हेल्प ग्रुप, उसको यहाँ पर कितने ड्रोन यहाँ पर प्रदान किए जाएंगे, ठीक है, मतलब 14,500 ड्रोन कब तक प्रदान किए जाएंगे ऐसा। तो आंसर हो जाएगा 59 का यहाँ से ये 2024-25 से 25-26 तक, मतलब अगले साल तक यहाँ पर इसको प्रदान किए जाएंगे इतने ड्रोन, राइट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार जो है उसका 15वां संस्करण आयोजित किया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 का यहाँ से ये आर्चर्ड कैम्बोट ट्रेनिंग सेंटर इडाहो अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 61 राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती जो है हमारा नेचुरल जो फार्मिंग है उसके मिशन के बारे में विचार करना है। ये कृषि किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक केंद्र प्रायोजित योजना है। पहला स्टेटमेंट क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। दूसरी बात, इसका उद्देश्य रसायन मुक्त स्थानीय कृषि पारिस्थितिक पर आधारित खेती को बढ़ावा देना, जिसके लिए यह कम लागत पद्धति को प्रोत्साहन देता है और जैव विविधता को बढ़ाता है। सेकंड बात करेक्ट है। तीसरा, इसका उद्देश्य ग्राम पंचायतों के 15,000 समूह के माध्यम से 5 एकड़ किसानों जो हमारा 5 करोड़ तक किसानों को पहुंचाना और 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर भी करना, ठीक है। ये हमारा गलत है क्योंकि यहाँ पर इसका लक्ष्य होगा कि 5 करोड़ नहीं बल्कि 1 करोड़ यहाँ पर जो किसान तक पहुँचाना और 7.5 लाख हेक्टेयर को कवर करना। यहाँ पर 5 करोड़ नहीं होगा, यहाँ पर 1 करोड़ होना चाहिए था, ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 करेक्ट है 61 में, आंसर ए। 62 यहाँ से केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किस बल में 1000 से अधिक कर्मियों में होने वाली पहली महिला रिजर्व बटालियन को मंजूरी दी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 62 का ए CISF। बिहार का दूसरा एम्स जिला किस जिले में स्थापित किया जा रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 63 का सी दरभंगा में, ठीक है। दूसरा यहाँ पर एम्स जो है दरभंगा में स्थापित किया जा रहा है, जिसकी आधारशिला नवंबर 2024 में प्रधानमंत्री यहाँ पर जो थे उन्होंने किया था, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 64 हाल ही में किस प्राधिकरण ने भूजल विनिमित को मजबूत करने के पूरे भारत में स्थायी प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए भूनीर पोर्टल विकसित किया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 64 का यहाँ से सी केंद्रीय भूजल प्राधिकरण। 65 क्षुद्र बेन्नु जो है क्षुद्रग्रह बेन्नु, उसके बारे में बेन्नु एक अपेक्षाकृत छोटा क्षुद्रग्रह जो लगभग हर 6 वर्षों में पृथ्वी के पास गुजरता है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। वेगु जो है वेनु ये हमारा नासा के ओरिसिस जो REX मिशन है उसका लक्ष्य था। सेकंड बात क्या है, सेकंड भी करेक्ट है। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी जो नासा है उसने खुलासा की कि वेनु से प्राप्त जो नमूने हैं उच्च मात्रा में कार्बन जल पाया जाता है, कार्बन और जल पाया जाता है। ये भी बात हमारी करेक्ट है, तीनों करेक्ट है। 65 का आंसर डी सही पूछा है। 66 हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA इसकी स्थापना 1997 में एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में क्षेत्रीय सहयोग के रूप में सतत विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। पहला करेक्ट है। भारत 2025 से 27 की अवधि के लिए इसकी अध्यक्षता करेगा, एकदम करेक्ट है ना, दोनों बातें सही हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा इसका सही पूछा है तो सी। क्वेश्चन 67 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ग्लोबल मोबाइल जो हमारा पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट है उसके प्राथमिक उद्देश्य को सबसे अच्छा वर्णन करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 67 का यहाँ से ये दूर दराज और सेवाओं को वंचित जो हमारे विशेष रूप से यहाँ पर जो मोबाइल उपयोग करता है उसको वैश्विक वॉइस डेटा और कार जो संचार सक्षम कराना, मतलब यहाँ पर दूर दराज जैसे कहीं हो तो यहाँ पे आपको वॉइस डेटा और जो कॉलिंग रहेगा उसको अच्छा सा उपलब्ध कराना है ना, अच्छी यहाँ पर फैसिलिटी देना। तो यहाँ से जो 67 है बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर, डेटा कनेक्टिविटी को अच्छा करना ये बोल सकते हो। 68 हाल ही में एशियाई विकास बैंक जो है उसके 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 68 का ए मसातो कांडा, ठीक है। मसातो कांडा एशियाई विकास बैंक ADB की 11वें अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 69 राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसकी 7वीं बैठक प्रधानमंत्री जो है अध्यक्षता उसमें गिर उद्यान में आयोजित की गई थी, करेक्ट है। ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय होगा, ये बात यहाँ से
गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर ये एक वैधानिक निकाय है, लेकिन इसकी स्थापना वन्यजीव संरक्षण 1972 के तहत, ना कि 86। विकास परियोजनाओं के लिए वन्यजीव आवासों को उपयोग हेतु इसकी स्वीकृति आवश्यक होती है। यह करेक्ट हो जाएगा। आंसर 1 और 3 तो सी। क्वेश्चन 70, संयुक्त राज्य अमेरिका में फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा 70 का आंसर डी, काश पटेल को। भारत के पहले हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक का उद्घाटन किया गया IIT, किस IIT में किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 71 का आंसर बी, IIT मद्रास। 72, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश तीनों नए आपराधिक कानूनों को पूरी तरह से लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 72 का ए, चंडीगढ़। 73 है पाकिस्तान से संबंधित भारतीय सेना अभियानों के संबंध में विचार करना है। वर्ष 2019 में बालाकोट हवाई हमले का जो कोड नेम ऑपरेशन बंदर था, ठीक है, पहला क्या होगा? 73 का पहला आंसर करेक्ट है। दूसरी बात, वर्ष 1984 के सियाचिन संघर्ष का ऑपरेशन सफ़ेद सागर यहाँ पर कहा गया था। सेकंड बात गलत है, क्योंकि सफ़ेद सागर 1999 के कारगिल संघर्ष से संबंधित था, ना कि 1984 के सियाचिन से, तो गलत हो जाएगा। तीसरा, वर्ष 1971 में ऑपरेशन कैक्टस लिली वायुसेना द्वारा पर ऑपरेशन टाइडेंट जो था, टाइडेंट नौसेना में शामिल था। तीसरा क्या होगा? करेक्ट है। चौथा, वर्ष 1965 में युद्ध में भारत की जो सैन्य प्रतिक्रिया है उसको ऑपरेशन डिडल कहा गया था। चौथा करेक्ट है। आंसर हमारा 1, 3, 4 सही है, तो आंसर सी यहाँ से सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, भारत के 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुए थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा 74 का ए, उत्तराखंड। ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। 75, किस वैज्ञानिक ने यह स्थापित किया कि दुर्लभ नाभिकीय बल और विद्युत चुंबकीय बल एक एकीकृत विद्युत दुर्बल की अभिव्यक्तियाँ होंगी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 75 का डी, ये सोल्डेन, ग्लासो, अब्दुल सलाम और स्टीवन वेनबर्ग, तीनों यहाँ से इसके करेक्ट आंसर होंगे सभी डी। 76, प्रकाश विद्युत प्रभाव का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 76 का ए, हेनरिक हजर्ड, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 77, समस्थानिक और संभारिक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, संभारिक वे परमाणु होते हैं जिनका द्रव्यमान समान होता है लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है। पहली बात यहाँ से जो रहेगी ये एकदम करेक्ट है। दूसरी बात, समस्थानिक वे परमाणु होते हैं जिनका द्रव्यमान भिन्न होता है और परमाणु क्रमांक समान होता है, ये भी करेक्ट है। दोनों बातें करेक्ट हैं यहाँ पर समस्थानिक और संभारिक के बारे में। आंसर यहाँ से सी 77 का करेक्ट हो जाएगा। 78, वायरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वायरस शब्द का सबसे पहले पाश्चर इवानोवस्की ने किया था, ठीक है, दिया था, तो पहला यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, किसी भी वायरस को RNA और DNA में दोनों नहीं हो सकते, ये भी करेक्ट है। तीसरा, बैक्टीरिया को संक्रमित करने वाले वायरस को आमतौर पर दृढ़ DNA होता है, ये भी आपका करेक्ट है। तीनों बातें यहाँ से करेक्ट है, आंसर डी। तो इस टाइप से देखो 78 जो क्वेश्चन है मैंने आपको कवर करा दिए। जो टेस्ट नंबर यहाँ पर 17 है, ठीक है, KGS का टेस्ट 17 है, उसके मैंने क्वेश्चन आपको यहाँ से करा दिया। देखो अगर कुछ क्वेश्चन में ऐसा मिसप्रिंट हुआ होगा तो आपको देख वो आंसर को एक बार गूगल कर ले, जिस पे आपको डाउट लगता है तो गूगल करके देख सकते हो, क्योंकि यहाँ से जो काफ़ी ज़्यादा हद तक मैंने जो स्टेटमेंट इनके हैं हटाए है ना, कभी कहीं मिसप्रिंट दे रखा था, कहीं कुछ था, और अगर यहाँ से मिसप्रिंट हुआ होगा तो आप एक बार इसको कनेक्ट कर लोगे, सही कर लोगे, ठीक है। बाकी ज़्यादातर मैंने अपनी कोशिश से यहाँ पर सही कराया, राइट। तो सेकंड पार्ट भी इसका जल्द लेके आएंगे, क्वेश्चन नंबर 79 से वो, ठीक है। तो एंड करते हैं इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।